आज 8 मार्च है और ऑनेस्टली वर्ल्ड वॉर 3 से तो शायद आगे ही निकल गई है बात। कल रात के जो विजुअल्स थे तेहरान से वो अपोकलिप्टिक थे, ऐसा लग रहा था जहन्नुम के दरवाजे खुल चुके हैं। एंड मैं जो बार बार इस लैडर ऑफ एस्केलेशन की बात कर रहा हूँ, कल हमने एक मेजर एस्केलेशन देखा, 2 एस्केलेशन देखी हैं एक्चुअली। तेहरान की जो ऑयल फील्ड्स, तेहरान ऑयल रिफाइनरी जो टारगेट हुई है, जो आप लोगों ने वो विजुअल्स देखे, दैट विल डिस्ट्रॉय तेहरान। क्योंकि वो जो ब्लैक स्मोक है उससे आज ये खदशा है कि टॉक्सिक रेन होगी, तो वो सारे जो तेहरान के रेजिडेंट्स हैं जब उनके ऊपर वो गिरेगा, दैट विल कॉज केमिकल बर्न्स, दैट विल कॉज मैसिव डैमेज। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तेहरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, इंक्लूडिंग बर्न सेंटर्स, वो टारगेट किए जा रहे हैं। हमने ये भी फिर विजुअल्स देखे तेहरान से, जो लिटरली पानी की लेन्स होती हैं, सीवर लेन्स होती हैं, गटर लेन्स होती हैं, उनमें भी आग लगी हुई थी कि ऊपर से फिर टॉक्सिक रेन गिर रहा है। ये जहन्नुम से कम नहीं है। दूसरी जो एक मेजर एस्केलेशन है कि डिसैलिनेशन प्लांट जो है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, जो जगुलर वेन है यूएई की, वो उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, क्योंकि उनके पास फ्रेश वाटर एक्वाफायर्स नेचुरली नहीं हैं। 2 हफ्ते का उनके पास पानी का सप्लाई है। तो ईरान का अब आपने डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट किया है। अब ईरान जब रिटेलिएट करेगा, घंटे पहले की खबर है कि बहरीन में एक डिसैलिनेशन प्लांट ईरान ने टारगेट किया है, या एटलीस्ट ड्रोन्स गिरे हैं उस पर, मोस्ट लाइकली ईरान से ही होंगे। दिस इज़ अ मेजर एस्केलेशन। तो अगर तो डिसैलिनेशन प्लांट्स और फ्रेश वाटर सप्लाई जो है वो इन मुल्कों का टारगेट हो रहा है, थिंग्स विल गेट मोर डेस्परेट। तो आज की वीडियो का पॉइंट ये है, ये वीडियो मैंने पहले ही सोच ली थी पिछली वीडियो के बाद, लेकिन अब जितनी चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं, थिंग्स आर I'm not saying this is World War 3, but I'm saying this is the closest we have ever been to World War 3. अब एक स्पेक्यूलेशन भी होती रहती है कि जनवरी में सदर्न इसराइल में एक अर्थक्वेक आया 4.2 का, तो पीपल वंडर अगर कोई वेपन टेस्ट किया होगा वॉर शुरू होने के बाद। ईरान में भी एक अर्थक्वेक आया इसी मैग्नीट्यूड का। नेतन्याहू इज़ ऑल्सो नाउ थ्रेटनिंग कि एक बहुत बड़ी चीज़ ईरान के साथ होने वाली है, खुदा ना खास्ता इफ़ थिंग्स विल गो न्यूक्लियर, देयर इज़ नो कमिंग बैक, देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। बट शॉर्ट ऑफ दैट ऑल्सो वर्ल्ड वॉर 3 के क्या सिनारियोज़ हैं, बाकी मुल्क क्या चाहते हैं, आज सोचा मैंने इस वीडियो में थोड़ा मैप लेआउट कर लें। ईरान के साथ साथ लेबनान में भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हो गया है। इजराइल अब कह रहा है वो ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे। गाज़ा के अंदर भी लोगों ने व्हेन दे वोक अप दे वो जो एक येलो लाइन सीज़ फायर की, ऑब्वियसली सीज़ फायर तो नहीं है, इजराइल कंटिन्यूज़ टू डू इट्स जारियत इन गाज़ा, लेकिन वो भी लाइन उन्होंने मूव फॉरवर्ड कर दी। सो देर टेकिंग इवन मोर टेरिटरी इन गाज़ा। लेबनान में दे वांट टू टेक टेरिटरी। आईआरजीसी जो है इट कंटिन्यूज टारगेटिंग गल्फ स्टेट्स। आई नो ईरानियन प्रेसिडेंट ने आकर बोला कि हम माफ़ी मांगते हैं और ये आईआरजीसी से गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको बेस्ट लगा एट दैट टाइम। मुझे लग रहा है थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो रहा है। ट्रंप ने भी भंगड़े डालना शुरू कर दिए कि वो माफ़िया मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो कैविएट था उसमें उन्होंने कहा था कि हम नहीं टारगेट करेंगे गल्फ स्टेट्स को एक्सेप्ट जहाँ से हमें टारगेट किया जा रहा है। तो वो जो है दैट कैविएट अलाउज आईआरजीसी टू डू व्हाटएवर दे वांट। आई नो एक क्रैश एनालॉजी है पाकिस्तानियों को समझाने के लिए, ये इसी तरह है कि पाकिस्तान एक जंग कर रहा हो या अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जो हमारे सिविलियन कोई हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो जाकर पॉलिसी ले डाउन करें। हमें भी पता है वो आर्मी नहीं फॉलो करेगी, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। कहने को ऑन पेपर जो प्रेसिडेंट है या जो काउंसिल 3 मेंबर बनाया हुआ है वो मुल्क चला रहे हैं, बट आईआरजीसी इज़ वेरी पावरफुल इन ईरान। तो आईआरजीसी ज़रूरी नहीं है प्रेसिडेंट जो कहे वो बात माने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं वही पॉलिसी है। आपको सारे डोर्स ओपन रखने पड़ते हैं। एक तरफ आपको डिप्लोमेसी का रास्ता खोलना पड़ता है, एक तरफ वॉर का रास्ता खोलना पड़ता है, एंड यू ऑल्सो हैव टू ले द ग्राउंड्स कि एक पोस्ट वॉर जो है, हाउ डू वी कम बैक फ्रॉम दिस। सो जो ट्रंप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर तो रुक जाता उसके बाद कि हाँ भाई विक्ट्री हो गई, मिशन अकॉम्प्लिश, वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ एन एडमिशन ऑफ डिफीट फ्रॉम ईरान एट ऑल। ट्रंप को मुझे लगता है कि गलत लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे के बहुत उल्लू बनाया है। ऑलरेडी मार्को रूबियो खुलकर मान चुके हैं कि इसराइल सॉर्ट ऑफ ड्रैग्ड यूएसए इनटू दिस वॉर, दिस इज़ इसराइल्स वॉर।
टकर कार्लसन ने भी बोला कि ट्रंप को बताया जा रहा था कि अमेरिका में 90% अप्रूवल है इस जंग का। टकर कार्लसन ने बोला मैंने कोशिश की ट्रंप से मिलने की, लेकिन ट्रंप के अराउंड जो लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि लोग तो ट्रंप को यही बता रहे हैं कि सर ये बड़ी पॉपुलर होगी, आप आराम से जीत जाएंगे। जबकि एक्चुअल पोलिंग दिखाती है कि अमेरिका में क्या रिपब्लिकन जो पार्टी ट्रंप की है जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, उसमें भी शायद 60 से 70% अप्रूवल है। ओवरऑल अमेरिका में तो बिल्कुल अप्रूवल नहीं है। कल डेनवर एयरबेस जो है उनका, डोवर एयरबेस, उसमें 6 बॉडीज़ आई हैं। कुवैत में जो रिजर्विस्ट थे मिलिट्री के, उनकी डेड बॉडीज़ आई हैं। उस पर भी आप देखें, नोटिस करें ट्रंप ने क्या बोला। ट्रंप ने बोला कि ये चीज़ें होती हैं। वो सजेस्ट कर रहे हैं कि और बॉडीज़ आएंगी। अली लरजानी जो हैं उन्होंने बोला है बहुत सारे यूएस सोल्जर्स हमने कैप्चर कर लिए हैं। 1-2 रात पहले लॉट ऑफ दीज हिब्रू टेलीग्राम ग्रुप स्टार्टेड ब्लोइंग अप कि कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है इन्वॉल्विंग यूएस सोल्जर्स। वो कभी एग्जैक्ट खबर नहीं आई, बट ईरान तो अब ये क्लेम कर रहा है कि हमने बहुत सारे यूएस सोल्जर्स कैप्चर कर लिए हैं। अगेन कुछ नहीं पता इस वक्त क्या सच है, बस ये पता है हमें व्हेन द बॉडी स्टार्ट पाइलिंग अप, जब यूएस में डेड सोल्जर्स की बॉडीज़ आएंगी और बहुत सारी आएंगी, तो ऑलरेडी एक वॉर जो पॉपुलर नहीं है वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाएगी। और जिस दिन यूएस की सड़कों पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, जिस तरह एंटी वियतनाम हुए थे, जिस तरह एंटी इराक हुए थे, उसके बाद स्पेस बड़ी कम रह जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ट्रंप इन पावर हैं। जब उनको लगेगा कि अच्छा यार आई डोंट हैव मोर देन लेट्स से अ वीक, उसके बाद मुझे ख़त्म करनी ही पड़ेगी जंग रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, बिकॉज अमेरिकन पॉपुलर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, उसमें वो डेस्परेट हो जाएंगे। उसमें फिर क्या होगा खुदा जाने। एलिज़ाबेथ वॉरेन ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि इनको कुछ नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका कोई प्लान नहीं है। तो एक तरफ ट्रंप, जिनको अगर लेट्स से बताया गया था कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी तरफ वो डेस्परेट हो जाते हैं, द रोप दैट ही हैज़ बिकम्स शॉर्टर एंड शॉर्टर। तीसरी तरफ IRGC का जो कमांड है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो रियली जिस द डिसीजंस डिपेंड ऑन IRGC के कमांडर्स, उनकी जो मर्ज़ी होगी। ये जो है ना पूरी सिचुएशन को बहुत प्रिकेरियस बना देता है, बिकॉज एक गलती, एक IRGC के कमांडर कोई गलती करें, एक ट्रंप डेस्परेशन में कोई गलती करे, दैट वुड जस्ट ट्रिगर कैस्केडिंग इवेंट्स जिससे वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 थोड़ा सा गेम आउट करें, मैंने पिछली वीडियो में प्रोफेसर जियांग जो हैं उनको इंडोर्स किया था, बोला था उनका बड़ा जियो पोलिटिकल टेक अच्छा है। आई स्टिल मेंटेन कि उन्होंने जो जियो पोलिटिकल टेक दिया था वो काफ़ी अच्छा था, पर मैंने फिर उनकी जाकर ज़्यादा वीडियोज़ देखी और वीडियोज़ देखी। उनका जनरल वर्ल्ड व्यू जो है वो बहुत सूडो साइंटिफिक है, बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही एरी फेरी बातें कर रहे होते हैं वो। तो मैं अपनी इंडोर्समेंट रिवोक करता हूँ, बिकॉज़ जब वो बाकी चीज़ों में ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर आप का उनका जियो पोलिटिकल टेक भी है उसको सीरियसली लेना मुश्किल हो जाता है। इवन दो आई थॉट इज एनालिसिस वो साउंड ओवर देयर। वर्ल्ड वॉर 3 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 जैसे आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं यार ये सब हो रहा था, तो आई सी वाई वर्ल्ड वॉर 2 हैपन। तो मुझे लगता है मैंने ही प्रेडिक्ट करा कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। लेकिन अगर 50 साल बाद आप करंट दौर स्टडी कर रहे हो तो इट्स क्वाइट ईजी टू सी कि क्या इवेंट्स हुए हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हुई। अल्लाह करे ये रुक जाए, लेकिन जो इवेंट्स हैं वो बड़े सिमिलर हैं। एक जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो 1930s की एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे ग्लोबल रिसेशन होना शुरू हो गया था। मैं नहीं कह रहा इस वक्त हम ग्लोबल रिसेशन में हैं, ऑफिशियली तो नहीं है, बट एक डाउनवर्ड शिफ्ट है, मतलब हम दुनिया उस तरफ जा रही है। इकोनॉमिक एंग्जाइटी है, इन्फ्लेशन है। दूसरी तरफ नाज़ी जर्मनी का तो आपको सबको बताया जाता है, लेकिन दुनिया भर में इटली की भी अगर हम मिसाल दे दें, एक राइज़ इन नेशनलिज्म था। इस वक्त दुनिया भर में यही हो रहा है कि जीनोफोबिया बढ़ गया है, एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट्स दुनिया भर में चल रही हैं। हर जगह लोग कह रहे हैं कि निकालो। आप नरेंद्र मोदी को देखें, नेशनलिज्म, ट्रंप को देखें, अमेरिका फ़र्स्ट। पाकिस्तान में भी नेशनलिज्म बिक रहा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म बिकना शुरू हो गया है। आयरलैंड जैसे मुल्क जो एक आज़ादी की जंग लड़कर, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से लड़कर, वहाँ पर भी एक इतना एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, जो नियो नाज़ी पार्टीज़ हैं उन तक को वोट मिल रहे हैं यूरोप में। तो यू सी द फ्रैक्चर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड।
चाइना ने 1991 के बाद से अपना लोएस्ट ग्रोथ टारगेट दिया है। ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं देव मेड कंट्रीज लुक इनवर्ड्स एज वेल और लुक एल्सवेयर एटलीस्ट। जो हम बातें करते थे ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड होगी, टैरिफ्स नहीं होंगे, बैरियर्स खुले होंगे, सब करेंगे, जो जो चीज़ बेहतर बनाता है आप वहाँ बनाएं, फिर हम सब मिलकर वो करेंगे, वो दुनिया अब ख़त्म हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, वो बातें अब सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी देखा था, लीग ऑफ नेशंस जो बनाई गई थी वो फेल हुआ था। फिर आपने पढ़ा होगा कि फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया। जो इज़राइल ने किया है गाज़ा में, उसके बाद यूएन पे कौन भरोसा करता है? आईसीसी, आईसीजे हमेशा से अमेरिकन पॉलिसी इन इंस्टीट्यूशंस को चलाती थी या डिक्टेट करती थी। फिर भी थोड़ी बहुत लोगों की क्रेडिबिलिटी थी कि अच्छा जंग हो जाएगी तो हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, हम रेजोल्यूशन लाएंगे। अब तो ये मजाक है ना, कौन इन इंस्टीट्यूशंस को कौन सीरियसली लेता है एट ऑल। तो लीग ऑफ नेशंस जिस तरह फेल हुई थी, यूनाइटेड नेशंस हमेशा से ही कोई बहुत इफ़ेक्टिव इदारा नहीं रहा, पर फिर भी उसका एक रुतबा था, एक क्रेडिबिलिटी थी, वो एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है अब। फिर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली भी यूएस की जो हेजेमनी है दुनिया भर में, वेदर वो ब्रिक्स कंट्रीज़ बन रहे हैं, वेदर वो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर है, वेदर यूएस बीइंग इंडेटेड टू चाइना, दिस आइडिया कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूएस सुपर पावर है, वो सब कंट्रोल करता है, वो तो अब ख़त्म हो चुका है। चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल सुपर पावर। तो हमेशा एक ऑर्डर जब टूटता है और दूसरा ऑर्डर आता है, तो बीच का जो पीरियड होता है, ग्रामची तो उसको टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स कहेंगे, वो बड़ा जंग का वक्त होता है। एक चीज़ टूट कर ही दूसरी चीज़ बनती है। इस वक्त सबको ये नज़र आ रहा है कि जो पुराना ऑर्डर था जिसमें यूएस की हेजेमनी थी, वो अब ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, तो वो उसको सुपरसीड करने के लिए या पुराना ऑर्डर वापस अपने आप को अफर्म करने के लिए या जाते जाते लड़ने के लिए, वो जिस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ना, वो एक टाइम ऑफ अर्थक्वेक आएगा। तो समथिंग नीड्स टू हैपन फॉर द ग्लोबल ऑर्डर टू चेंज। ग्लोबल ऑर्डर की जो लेजिटिमेसी है वो ख़त्म हो चुकी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी ख़त्म हो चुकी है। फिर वॉर्स अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम जस्ट यूरोप, जापान वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वॉर हो रही थी। फिर अगर हम जंगें भी देखें तो पिछले कुछ टाइम बहुत सारी जंगें हुई हैं। मज़ा ये है कि यूरोसेंट्रिक तारीख़ हमें पढ़ाई जाती है। वर्ल्ड वॉर वो चीज़ होगी जो यूरोप में जंग होगी। दुनिया जलती रहे, जंग होती रहे, वो वर्ल्ड वॉर नहीं कहलाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले अपार्ट फ्रॉम नाज़ी जर्मनी, उन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है वो अनेक्स ही किया, कॉन्कर किया। और भी जंगें चल रही थी, जापान में बहुत ज़्यादा जंगें चल रही थी। It all just जब when Germany invaded Poland and the rest of Europe got involved, अमेरिका तो बहुत लेट आया था, अमेरिका तो बिल्कुल लास्ट मिनट आया था। असल वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई है वो सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में हुई है, वो नाज़ीज़म और कम्युनिज़म के बीच में हुई है। जब पर्ल हार्बर हुआ है तब यूएस जम्प्ड इनटू द वॉर। उससे पहले तो वो साइडलाइंस पे देख के खुश था कि यार आपस में लड़ो, आपस में मरो तुम लोग सारे। इसी तरह अभी जो हो रहा है, यूक्रेन रशिया बहुत सालों से चल रहा है, इज़राइल गाज़ा हम लोगों ने देखा कि क्या बर्बादी हुई है, अफ्रीका में काफ़ी अनरेस्ट है, सिविल वॉर्स भी हो रही हैं। तो दुनिया बड़े फ्लक्स में है, जंगें हो रही हैं। वो वर्ल्ड वॉर 3 कब बनेगी? आई थिंक अगर चाइना और रशिया इन्वॉल्व हो जाए। एंड इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली होना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक सिनारियो तो है कि अगर किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया उसके बाद तो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको नहीं एनालाइज करते। दूसरा, ये दुनिया भर में भी हो सकता है अगर चाइना ताइवान को टेक ओवर करे और यूएस मिलिटरीली इंटरवीन कर दे, या रशिया में यूक्रेन में कोई रेड लाइन्स ऐसी क्रॉस करे कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। लाइक आई सेड, इनडायरेक्टली तो है, इनडायरेक्टली सबको पता है कि जिस तरह कोल्ड वॉर में भी प्रॉक्सी वॉर्स हुई थी, यूक्रेन इज़ बीइंग बैक्ड बाय यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसी तरह राइट नाउ ईरान, आई एम प्रिटी श्योर, इज़ बीइंग बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया। जितने वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि अगर होटल के एक कमरे में यूएस पर्सनल, आर्मी पर्सनल रह रहे हैं, उस कमरे में जाके ड्रोन बज रहा है, तो ये इंटेलिजेंस हो सकता है ईरान की इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली रशिया और चाइना जो है टारगेटिंग में उनकी हेल्प ज़रूर कर रहे हैं इन माई ओपिनियन। तो लेट्स लुक एट द ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द एक्टर्स इन्वॉल्व। जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो एक बड़ा पार्ट हैं इस जंग का। उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया जो है, वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी कहती है कि दैट दे अर्ज्ड ट्रम्प टू स्ट्राइक। सऊदी अरेबिया ने उसको डिनाई कर दिया है, तो उसको चलें हम साइड पे रख देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इज़राइल,
हमें पता है कि सऊदी और ईरान की जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन है, वो शिया सुन्नी इश्यूज़ भी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दोज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, सऊदी को मोनोपली भी चाहिए। सऊदी चाहता है कि भाई हम तेल भेजें, हम जो हैं इस रीजन के गुड्डे हम लोग होंगे, और तेल के ऊपर जो मोनोपली है वो हमारी होगी या जीसीसी की होगी एनर्जी के ऊपर। तो अगर एक कॉम्पिटिटर, एक कंपटीशन जो है वो हट जाता है सिनारियो से तो ठीक है। और अगर सऊदी को अभी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि यार ईरान बहुत टाइम से हमें तंग कर रहा था, इज़ बिन अ कांस्टेंट थॉर्न इन आवर साइड फॉर ईयर्स, बिजनेस के लिए भी बुरा है, तो अगर एक ही वक्त चीज़ें सेटल हो जाती हैं फॉर वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। ओवरऑल व्हाट द जीसीसी वांट्स इज स्टेबिलिटी। दे डोंट वांट कि ये कांस्टेंट वॉर हो। दे वांट कि हम जो ये टूरिज़्म से पैसा कमा रहे हैं, जो हम ये फाइनेंशियल हब बन के पैसा कमा रहे हैं, ये चलता रहे। और एक ईरान का जो है कि यार ये डिस्टेबलाइज करते रहेंगे रीजन को, वो मसला ख़त्म हो जाए। आई डोंट थिंक सऊदी विल वांट कांस्टेंट डिस्टेबलाइजेशन इन ईरान, कि अगर एक ईरान टूटा हुआ रहे, डिस्टेबलाइज रहे, जिस तरह सीरिया है, वो सऊदी के लिए भी नहीं अच्छा होगा, क्योंकि वो स्पिल ओवर ज़रूर करेगा। इज़राइल ऑन दी अदर हैंड, दे विल वांट दैट, दे विल वांट कि ये पूरा रीजन जो है ये बर्बाद हो जाए, ये आपस में ही लड़ते रहें, ताकि इस रीजन का जो हेजमॉन है, यूएस जो है इस रीजन का, वो इज़राइल बन जाए। यहाँ भी मुझे प्रोफेसर जियांग की जो वीडियो थी उसका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस गलत क्या, डिसएग्री विद हिम, इट्स हिज ओपिनियन। वो कह रहे हैं कि इज़राइल यूएस को भी हराना चाहता है, और इज़राइल इस वॉर से चाहता है यूएस बर्बाद हो जाए ताकि इज़राइल टेक ओवर कर ले। ये मुझे बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगता। इज़राइल है क्योंकि यूएस है, यूएस नहीं होगा तो इज़राइल भी नहीं होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी वैलिड है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सऊदी को इज़राइल से मसला है उससे ज़्यादा ईरान से मसला है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ एक तो रिलीजियस बिलीफ जो है कि जो आखिरी वर्ल्ड वॉर होगी, या जो जूस की प्रोफेसी है कि एंड में हम दुनिया से लड़ेंगे एंड गॉड विल कम ऑन आवर साइड एंड वी विल विन, वो एक रिलीजियस ड्राइवर हो सकता है। लेकिन जो रिलीजियस प्रोफेसी भी है और नज़र आ रहा है कि एक ड्राइवर है ऑफ इज़राइल्स पॉलिसी, वो ग्रेटर इज़राइल का प्लान है। वो जो मैप्स हैं वो नेतन्याहू ने भी दिखाए, वो उनकी आर्मी वाले बैच पे भी पहनते हैं। वो छुपा भी नहीं रहे, वो खुलकर मानते हैं कि हम ग्रेटर इज़राइल चाहते हैं। ग्रेटर इज़राइल में चले लेबनान तो वो ले लेंगे, गाज़ा वेस्ट बैंक तो वो ले लेंगे, इजिप्ट का जो एरिया है वो भी वो लोग ले लेंगे, उसमें उनको मुश्किलात नहीं होगी। पर अगर आप ग्रेटर इज़राइल का प्लान देखें, मैप देखें, बिब्लिकल मैप देखें, तो उसमें सऊदी की भी लैंड है। सऊदी को जितना भी ईरान से मसला हो, दे विल नॉट अग्री टू गिव इज़राइल देयर लैंड, सो दे नो इवेंचुअली इज़राइल विल वांट दिस। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इज़राइल की हेजेमनी जस्ट बिकॉज उनको ईरान से मसला है। इज़राइल तो यही चाहते हैं कि ये जंग एक्सपैंड हो। दे वांट टू रोप इन अज़रबैजान, दे वांट टू रोप इन साइप्रस, यूरोप भी किसी तरह इस जंग में आ जाए। इज़राइल वर्ल्ड वॉर 3 चाहता है, पाकिस्तान भी आ जाए, सब हमारी साइड पे हो जाएं। इज़राइल का तो ड्रीम ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, ये सब मुल्क कर हम लड़ें, ताकि ये मुल्क भी एक्सेप्ट कर लें कि इस रीजन में जब भी कोई मसला होगा, जो बिग डॉग को बुलाना पड़ेगा, जो आकर इस पूरे हाउंड का सब कुछ ठीक करेगा, वो बिग डॉग इस रीजन का इज़राइल है। तो इज़राइल विल वांट दैट, दे वांट बी द हेजेमॉन इन दिस रीजन। जो 6 डे वॉर लड़ी थी उसमें आप देख लें, इजिप्ट जो है वहाँ एक यूएस फेवरेबल गवर्नमेंट आ गई है, जॉर्डन जो है वहाँ एक यूएस फेवरेबल गवर्नमेंट आ गई है, लेबनान का हाल आप देख लें, सीरिया का हाल आप देख लें, इराक़ का हाल आप देख लें। तो एक स्लो डिस्ट्रक्शन हुई है पूरी जिस खत्ते को मिडल ईस्ट बोला जाता है, और ये इज़राइल के फेवर में जाती है, या ये इज़राइल के फ़ायदे में है कि वो इवेंचुअली अगर लैंड टेक ओवर करे, मतलब वो आपके उसमें भी नहीं गुजरेगा, न्यूज़ में भी नहीं आएगा। 2019 में गोलम हाइट्स वर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ इज़राइल बाय द यूएस। बस आई खबर चली गई, अब वो लोग बात कर रहे हैं गाज़ा रीडेवलपमेंट प्लान की, तो वो किस तरह होगी, वो इज़राइल ही टेक ओवर करके करेगी ना। दूसरी तरफ जो चीज़ सऊदी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सऊदी की इकॉनमी है। तो ये सब करने के लिए, इज़राइल को ये चीज़ करने के लिए इस जंग को और ज़्यादा एस्केलेट करना पड़ेगा। ट्रंप वांट्स अ क्विक फिक्स, ट्रंप वांट्स इन एंड आउट। ट्रंप चीज़ें कर रहा है कि इट मेक्स हिम लुक बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नॉट ऑन द ग्राउंड बट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, कि ये देखो मैंने कर लिया, मुझे एक विन मिल जाए, मेजर विन मिल जाए, तेल मिल जाए, ऑफ कोर्स अमेरिकन इंटरेस्ट भी है। इज़राइल तो चाहता है ये जंग चलती रहे, वंस एंड फॉर ऑल ख़ात्मा हो जाए, या तो ये पूरा ख़ित्ता जो है इधर स्टेबिलिटी ना आए। तो सऊदी क्यों सपोर्ट करेगा?
सऊदी के तो ये इंटरेस्ट जो हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं ना। सऊदी को स्टेबिलिटी चाहिए, इजराइल को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। इधर सऊदी इकॉनमी रेलेवेंट हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सऊदी इकॉनमी मेनली चलती है तेल पर। उनको पता है कि चलें तेल एनर्जी के लिए तो चलता रहेगा, बट सोलर पैनल्स जो बन रहे हैं, सॉरी तेल प्रोडक्शन के लिए तो चलता रहेगा, बट सोलर पैनल्स जितने चाइना बना रहा है, एनर्जी के लिए तेल की इंपॉर्टेंस कम 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 होती जाएगी। इसलिए वो एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि भाई हम कभी लाइन बनाएंगे। वो लाइन भी ठप हो गई, फिर वो कह रहा है कि चाची फुटबॉल का एक हब बन जाएगा, टूरिज़्म का एक हब बन जाएगा, जस्टिन बीबर आ जाओ। कोई वजह है ना कि वो रोनाल्डो को इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ अ पोस्ट ऑयल सऊदी अरेबिया। यूएई के ज़्यादा मसले हैं। यूएई फाइनेंशियल हब है, टूरिज़म हब है, तो अगर तो जंग होना शुरू हो गई, अगर तो ये चीज़ कॉमन हो गई, इतनी भी कॉमन हो गई जितनी तेल अवीव में, कि कभी कभी मिसाइल आ जाएंगे, तो वो दुबई ठप हो जाएगा। कुवैत की जो वॉर हुई थी उसके बाद से कुवैत सिटी का जो रोल था कुवैत वॉर से पहले, वो कभी नहीं वापस कुवैत को मिल सका। तो दुबई, यूएई उनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल ही है ये जंग, और उनका जो रोल है वो कम हो जाएगा। सऊदी हैज़ मोर रिसोर्सेज, उनकी इकॉनमी ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन ये भी चलाने के लिए, ये भी इंश्योर करने के लिए कि यार ये ख़त्म ना हो जाए, दे हैव टू इंश्योर कि अगर ईरान मसले करेगा, मिसाइल्स मारेगा, वो थ्रेट ख़त्म होने की ज़रूरत है। यहाँ आप थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं या मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं वही हुकूमत के इंटरेस्ट हों, कभी कभी वो डाइवर्ज भी कर जाते हैं। सऊदी रजीम जो है उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता, उनकी जो मर्ज़ी आती है वो कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इकनॉमिकली उन्होंने अपनी आवाम को सब कुछ दिया हुआ है। क्या चाहिए, क्या मसला है? आवाम खुश है, पेट भरे हुए हैं, पढ़ना है, लिखना है, यूएस जाके पढ़ना है, जो मर्ज़ी है आप जाएं, आईवी लीग में जाकर पढ़ें, हम पैसे देंगे। तो पीपल डोंट केयर डेमोक्रेसी ये वो क्या मसले। अगर तो पानी आना बंद हो गया, खाना आना बंद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ महीनों बंद रही, खाना नहीं आ सक रहा सऊदी अरेबिया में, डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए ईरान ने, पानी नहीं मिल रहा, तो एक रिवॉल्ट हो जाएगी और रिजीम गिर जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इकॉनमी इज़ जस्ट कि अच्छे इकोनॉमिक हार्डशिप्स आएंगे, रिजीम ही कोलैप्स कर जाएगी। यूएस को पता है कि अगर तो गल्फ़ की इकॉनमी गिरी तो तेल, पेट्रो डॉलर्स वो कोलैप्स कर जाएगा, बी ये जो एआई बबल आजकल अमेरिकन इकॉनमी चला रहा है वो पूरा का पूरा पॉप हो जाएगा। विदाउट सऊदी मनी, विदाउट अरब मनी, वो बबल जो है वो पॉप हो जाएगा। फिर यूएस इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी, डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, एंड देन यूएस एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा। तो उनके लिए भी ये एग्जिस्टेंशियल जंग है। सो दे विल मेक श्योर कि सऊदी इकॉनमी या गल्फ़ इकॉनमी जो है वो कोलैप्स ना कर सके। दिस इज़ वेयर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 कम्स इन, डेस्परेशन। आप चाहते हैं कल हो जाए, परसों हो जाए। ऑलरेडी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं गल्फ़ कंट्रीज से कि ट्रंप ने हमें अपनी जंग में क्यों खींच दिया है। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, दे वांट दिस वॉर टू एंड येस्टरडे। और ट्रंप को लगता है कि अगर कोई टॉप गियर देखते हैं, वो जेरेमी क्लार्कसन का हर चीज़ का सलूशन ये होता था कि भाई गाड़ी नहीं चल सक रही, गाड़ी ऊपर नहीं जा सक रही, गाड़ी रुक गई है, मोर पावर। तो ट्रंप की भी वही मेंटालिटी है कि if things are getting out of control, he will send in more bombs. He will rise up the escalation ladder quickly, क्योंकि उसको लगता है मैं इनफैलेबल हूँ, मैं एक बुली हूँ, मुझे अगर कोई चैलेंज करेगा हम उसको क्रश कर देंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अमेरिकन गवर्नमेंट से यही आवाज़ें आ रही हैं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ओवर तेहरान, हम कम्प्लीटली इन लोग सबको मार देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे इन लोगों की, मेरी मर्ज़ी का सुप्रीम लीडर आएगा, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अब जब आप ये गोल बना देते हैं ना, और आपको वो गोल नहीं मिल रहा होता, अज्यूमिंग उनके जो अराउंड लोग थे उन्होंने बोला एक दिन में हो जाएगा। उधर भी आप देखें ना, इंटरेस्टिंगली जो ट्रंप जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इंटरेस्ट कहाँ डाइवर्ज करते हैं। इजराइल ने अमेरिका ने, ट्रंप ने बोला कि 2-3 और रजीम के अंदर ही लोग थे जो पोटेंशियली टेक ओवर कर सकते थे, बट वो भी मर गए। इज़राइल ये नहीं चाहता कि एक छोटा मोटा रजीम चेंज हो जाए, जिस तरह वेनेजुएला है, कि उसी रजीम से एक और बंदा आ जाए, मुल्क चले, ठीक रहे, सब कुछ खुश रहे। इज़राइल डिस्ट्रक्शन चाहता है, जो हो रहा है इज़राइल बड़ा खुश हो रहा है कि ये हो रहा है, इवन दो
इसराइल से आपको एग्जैक्टली खबरें नहीं आ रही। खबरें यही हैं, लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल जो बता रहा है डैमेज वो बहुत कम बता रहा है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर आज इसराइल ने मिसाइल्स मारे हैं एंड अनवेरीफाइड खबरें यही हैं कि काफ़ी डैमेज हुआ है। फिर एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो जब आए उन्होंने बोला कि भाई बंकर के अंदर भी लोग मरे हैं। इसराइल ऑफिशियली जब कहता है एक इंसान मरा है, बट आप लोगों से आके बात करें तो बोलते हैं 4 बिल्डिंग्स थी, 4 की 4 बिल्डिंग्स गिर गई, घर थे, सॉरी बिल्डिंग्स नहीं थी, 4 घर थे और उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं है। तो इसराइल इज़ पेइंग अ कॉस्ट, बट लाइक दैट प्रिंस फॉर्टक्वाड इन श्रेक, a lot of you people will die but that is the price I'm willing to pay। ट्रंप ने तो डायरेक्टली यही बोल दिया है ना। तो इसराइल और यूएस के इंटरेस्ट डाइवर्ज हो रहे हैं। ट्रंप आई डू बिलीव वांटेड अ क्विक वॉर, वांटेड अ शॉक एंड ऑ, वांटेड समथिंग लाइक जो वेनेजुएला में हुआ, वांटेड समथिंग लाइक जो इन्होंने पहले न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्ब किया था कि हम जाएंगे, खामिनी को मारेंगे, रजीम चेंज हो जाएगी, ईरान के लोग बाहर सड़कों पर आएंगे, नया जो है वो लीडर बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलो जी। वो नहीं मिला उसको। अब उसके पास कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है, जो अपने लोग जो ईरान की ब्रीफिंग अमेरिका में ले रहे हैं वो कह रहे हैं। सो देन ही डजंट हैव एन ऑफ रैम्प, देन ही विल गेट डेस्परेट टू अचीव दिस, देन ही विल बी लाइक ये चीज़ मुझे चाहिए, फ़ौरन चाहिए, फ़ौरन चाहिए, फ़ौरन चाहिए, जो करना है करो, लोग भेजो, बॉम्ब करो, ऐसी की तैसी, वो सारी रेड लाइन्स क्रॉस हो जाएंगी। Problem with that is if you make it existential for Iran, then Iran will make it existential for the GCC countries, Iran will make it existential for the US, and Iran को intelligence या support रशिया और चाइना से तो मिल रही है। What that will do God knows। न्यूक्लियर ऑप्शन तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे कभी ऐसी दुनिया भी हमें देखनी पड़े, लेकिन even short of that, there are a lot of things which will be seen as an escalation. Right now, Iran has not gone batshit crazy. What I mean by that is आपने पहले ही दिन देखा कि ईरान में स्कूल गर्ल्स को टारगेट किया गया, उसके बाद से 3-4 और जो स्कूल्स हैं वो टारगेट हो गए हैं। अब क्योंकि इतना ब्लोबैक आया है, इतना लोगों ने बुरा भला कहा है कि यूएस ऑफिशियली कह रहे हैं हमने नहीं स्कूल को टारगेट किया, जॉन बोल्टन ने आके अल जज़ीरा पे डिफेंड किया, ट्रंप ने बोला कि नहीं हमने नहीं किया, पीट हेग्सेट ने जो पहले दिन चार्ट दिखाया था कि हमने क्या क्या टारगेट्स हिट किए हैं, उसमें जहाँ स्कूल है वो भी था, वो रीजन भी था, वो भी मार्क था, तो वो यूएस मिसाइल ही था। द बेस्ट दे कैन डू नाउ इसके मिसफायर हो गई हमारी मिसाइल। लेकिन हमने गाज़ा में देखा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को किस तरह से टारगेट किया है। तो दिस इज़ हु दे आर एंड इसराइल एगॉन करता रहेगा। नेतन्याहू तो ये 40 साल से चाहता था। लाइक आई सेड, नेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो डाइवर्ज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। नेतन्याहू पर करप्शन की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब तक जंग चलती रहेगी तब तक वो प्रोसीडिंग्स ऑन हॉल्ट रहेंगी। इसी तरह अब ये थ्योरीज़ ही हैं कि एप्स्टीन फाइल्स रोकने के लिए ट्रंप ने अटैक किया। अब खुदा जाने, ये तो बाद में ही फैक्ट्स आएंगे कि एप्स्टीन फाइल रोकने के लिए किया या एप्स्टीन फाइल्स दिखाकर इसराइल ने उनको बोला कि बेटा ये जो 6 वीडियोज़ हैं ये और आ जाएंगी। वाइल दिस वॉर वाज हैपनिंग, ये खबर भी ब्रेक हुई कि एप्स्टीन फाइल्स में ये एक 13 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की डोनाल्ड ट्रंप ने। उसकी जो टेस्टिमनी है, अब अगेन ये एलिगेशंस हैं क्योंकि वो टेस्टिमनी है, एक इंसान ने कहा है कि मेरे साथ ट्रंप ने ये किया, वो आई खबर। नॉर्मली दैट वुड हैव बीन फ्रंट पेज न्यूज़, दैट न्यूज़ जस्ट केम आउट एंड वेंट नोवेयर बिकॉज द वॉर इज़ हैपनिंग इन ईरान। तो ये हो सकता है पिछले यूएस प्रेसिडेंट्स ने भी जंगें की हैं, बमबारी की हैं अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, और अमेरिकन सोल्जर्स मरवाए हैं अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, ख़बरें छुपाने के लिए या पोलिंग में जीतने के लिए। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट राइट नाउ वी डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। नेतन्याहू का हमें खुला खुला पता है। ट्रंप ने इनफैक्ट बोला कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो बड़े डिसग्रेसफुल काम कर रहे हैं कि वो नेतन्याहू को पार्डन नहीं कर रहे। यूएस माइट वांट कि यार एक प्रो यूएस रिजीम आ जाए, तेल चलता रहे, इकॉनमीज चलती रहें। इजराइल चाहता है कि या तो ईरान ज़ीरो हो जाए या तो ईरान सीरिया बन जाए, परमानेंटली आपस में लड़ते रहें, डिस्टेबलाइज रहे ये पूरा का पूरा रीजन। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि भाई न्यूक्लियर डील तो बस होने वाली थी, ईरान हैड अग्रीड
तो वहाँ पर भी आपको इजराइल की डेस्परेशन नज़र आती है कि अगर उनको नज़र आया कि एक अग्रीमेंट होने वाली है, उन्होंने बोला इसी वक्त जंग करो, इससे पहले कि अग्रीमेंट हो जाए। मार्को रूबियो ने क्या बोला कि हमें पता था इजराइल करने वाला है, तो हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैड टू जंप इन टू द वॉर, क्योंकि इजराइल एयर स्ट्राइक करता तो फिर हमारे जो ट्रूप स्टेशन है दे वुड हैव बीन एट रिस्क, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वी हैड टू डू इट। यानी इजराइल, द टेल वॉज वैगिंग द डॉग। अब यूएस ये तो चाह रहा है कि कर्डिश फोर्सेस जो हैं वो हम प्रॉप अप कर दें, दे विल बिकम आवर बूट्स ऑन द ग्राउंड, पर वो नहीं कर सकेंगे। मतलब ये एक रियलाइजेशन है यूएस की कि बूट्स ऑन द ग्राउंड तो चाहिए। मुझे नहीं लगता कर्डिश फोर्सेस कर सकेंगी। तो इवेंचुअली अगर आपको यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने पड़ेंगे, आई थिंक दैट विल बी वाइडली अनपॉपुलर। अमेरिकन्स डू नॉट वांट देयर सोल्जर्स टू गेट ड्रैग्ड इनटू अनदर मिडिल ईस्टर्न वॉर, स्पेशली जब वो जाएंगे और फिर डेथ्स होंगी और फिर उनके कॉफिन्स आएंगे। वो बहुत अनपॉपुलर होगा ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ डीसी, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, और वो एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। एक लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट लाइक अफ़गानिस्तान, वो यूएस इकॉनमी के लिए भी नहीं अच्छा होगा, वो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी के लिए भी नहीं अच्छा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स द मैन's क्रेजी, ऑफ कोर्स द मैन वांट्स व्हाट ही वांट्स, द मैन विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। ऑफ रैंप जो है वो नहीं ले रहा कोई भी, और नेतन्याहू इंश्योर करेगा कि कोई भी ऑफ रैंप आता है तो वो हट जाए रास्ते से। सो इवेंचुअली यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड होगा। इवेंचुअली जो है वो फिर उसकी जो प्राइस होगी वो बहुत हाई होगी, जो यूएस को पे करनी पड़ेगी, एंड दैट टू आई थिंक कैन ट्रिगर बैड थिंग्स फॉर द यूएस इकॉनमी। सोवियत यूनियन का कोलैप्स शुरू हुआ या हो ही गया कोलैप्स अफ़गानिस्तान वॉर के बाद। यूएस ने वियतनाम में जो किया, उसके बाद यूएस एम्पायर जो है उस पर एक बहुत बड़ा हिट लगा। तो चाइना और रशिया इंश्योर करना चाहेंगे कि अगर यूएस आर्मी लैंड करती है तेहरान में, इट बिकम्स अनदर वियतनाम फॉर देम। एंड लाइक आई सेड, स्कोर बोर्ड नहीं होता जंग। भले 5 लाख ईरानी मरे, लेकिन 5,000 यूएस सोल्जर्स मरे। जो डीसी की सड़कें होंगी, जो डेनवर की सड़कें होंगी, जो टेक्सास की सड़कें होंगी, उनके लिए वो 5,000 डेड यूएस सोल्जर जो है ना, वो ज़्यादा मैटर करेंगे। और उस पर जब वो प्रोटेस्ट करेंगे और एंटी वॉर प्रोटेस्ट होंगी, तो जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तो लग ही जाएंगे। बट व्हाट दैट विल होल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूएस एम्पायर, दैट विल ऑल्सो बी क्वेश्चनेबल, बिकॉज राइट नाउ यूएस में भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। दिस इज़ नॉट लाइक वियतनाम। ट्रस्ट इन अमेरिकन इंस्टीट्यूशन, जिस तरह ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में भी बहुत कम है, स्पेशली एप्स्टीन फाइल्स के बाद। और आप ईरानियन रजीम के बारे में जो भी कहें, वो तो लड़ेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि भाई ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आएंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर देम। आओ ना खुशबू लगा कर। प्रोफेसर मरांडी ने भी पियर्स मॉर्गन पे बोला कि हम सबक सिखाएंगे। तो ईरान में तो इस वक्त ये मूड है कि आओ तो फिर हम आपको बताएंगे, वी विल मेक दिस वॉर एग्जिस्टेंशियल फॉर यू। सो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए अगर एग्जिस्टेंशियल हो गया, यूएस इकॉनमी के लिए अगर एग्जिस्टेंशियल हो गया, ट्रंप के लिए पर्सनली अगर एग्जिस्टेंशियल हो गया कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी अगर ये कल नहीं हुआ, तो ट्रंप विल इंक्रीजिंगली गेट डेस्परेट। उस डेस्परेशन में जीसीसी प्रेशर के साथ, नेतन्याहू प्रेशर के साथ ये कह रहे हैं कि वी गॉट पुल्ड इन बिकॉज इजराइल वाज गोइंग टू डू समथिंग। अगर इजराइल बोले कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, उस डेस्परेशन में ये जो वो हैं जॉन केराकू, उन्होंने भी बोला कि मुझे तो यही ख़बरें मिली हैं अंदर से कि इजराइल ने बोला था आप अगर बॉम्ब नहीं करेंगे तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब कर देंगे। तो फिर यूएस ने बोला अच्छा ठीक है, हम बंकर बस्टर बॉम्ब कर देते हैं। ये जो एक डेस्परेशन है कि फ़ॉरेन रजीम कोलैप्स हो जाए। अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुश्तबा खमीनी इज़ इंजर्ड, अगेन अनवेरीफाइड, अभी कोई पक्की खबर नहीं है, बट इजरायली मीडिया में यही खबरें चल रही हैं कि एयर स्ट्राइक्स हुई थी, ही सर्वाइव्ड बट ही इज़ इंजर्ड। यस, थिंग्स आर अप इन दी एयर। इजराइल ने जो गाज़ा में किया है उसकी वजह से ऑल बेट्स आर ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि अब हम एक दुनिया में रहते हैं जहाँ लॉ के भी कानून हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर भी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब आपको पता है आपकी मर्ज़ी है, पावर चलती है, जिसकी जो मर्ज़ी आए जब चाहे वो कर ले। तो इस वक्त तो एक साइड कर रही है ये सब, अगर दूसरी साइड ने भी कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होंगी चीज़ें। लाइक आई सेड, खुदा ना खास्ता अगर तो जो ईरान में स्कूल गर्ल्स के साथ हुआ है, ये विजुअल्स आपको रियाद से आए, ये विजुअल्स आपको दुबई से आए, ये विजुअल्स आपको दोहा से आए, देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट, बिकॉज देन वो एक रिवेंज जो जीसीसी कंट्रीज़ चाहेंगे वो फिर ईरान के साथ जो करेंगे, एंड देन कुछ रेड लाइंस क्रॉस हो सकती हैं जिससे ईरान कुछ बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करे, या इट पुल्स इन
रशिया एंड चाइना इनटू द वॉर. आई होप ऐसा कभी ना हो ना हो. दुनिया तो ख़त्म होने वाली है. अंकल बिल्कुल ठीक थे कि 2026 में दुनिया ख़त्म है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हम ये बातें कर रहे थे, टर्टल्स को बचाने के लिए पेपर स्ट्रॉ से हम लोग पी रहे थे, जितने बॉम्ब ये लोग फाड़ चुके हैं, क्या होगा एनवायरनमेंट का, क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का, क्या होगा क्लाइमेट चेंज का, क्या होगा पोलर बेयर का. आई जाए कॉमेट, मैं तो तैयार हूँ, मैं अंकल के साथ हूँ. ख़त्म करो इस दुनिया को भाई.